जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है, आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। बहुत छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा कुछ खास इसमें प्रोविजंस नहीं है, पर फिर भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो आने वाले एक्ट हैं, 1909, 1919, 1935, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो इन्हीं दिनों एक्ट में से आते हैं। ठीक है। अब ये एक्ट आता कब है? 1892 में। और इसके जस्ट पहले 1885 में कांग्रेस फॉर्म हो जाती है। कांग्रेस जब फॉर्म्ड होती है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो ये लोग डिमांड करते हैं कि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हमें भी अधिकार होना चाहिए लॉ मेकिंग में, है ना। मतलब कि नियम कानून जो बनाए जा रहे हैं हमारे देश में, उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो इसीलिए ये एक्ट लाया जाता है 1892। तो इसे क्या प्रावधान है, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रावधान क्या था? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स। जो मेंबर हुआ करते थे, जो आप ये कह सकते हो, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यानी कि सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, या फिर ये कह सकते हो स्टेट लेवल पे। ठीक है ना। अभी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो प्रोविंसेस को हम लोग स्टेट कह सकते हैं। इनका कहना है कि सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, तो उसमें कहते हैं कि इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स, कि कुछ और मेंबर ऐड किए जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ लॉ मेकिंग जो बॉडी है उसे 5 मेंबर, अब आप 8 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, यानी कि मेंबर को क्या करना है? इंक्रीज करना है। बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम, लेकिन कहते हैं कि जो मेजोरिटी है, यानी जो बहुमत होगा, वो हम मेंटेन करके रखेंगे। हम मेंबर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेंबर्स हमारे हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर की बात हो रही, कुछ नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे उनको इंक्लूड किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल्स मेंबर्स होंगे, यानी जो परमानेंट मेंबर कह सकते हो, उनकी मेजोरिटी हमारे पास रहेगी, हम उनकी मेजोरिटी को मेंटेन करके रखेंगे, वो हमारे पास ज्यादा रहेंगे। ठीक है। तो नॉन मेंबर थे, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे उनकी संख्या इंक्रीज की गई, लेकिन मेजोरिटी जो थी अभी भी ऑफिशियल मेंबर के पास थी। ठीक है, जो कंपनी के या फिर जो काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते हैं, मेजोरिटी अभी उन्हीं के पास। ठीक है। सेकंड प्रावधान, सेकंड नहीं, इसी से इंक्लूडेड है। तो देखिए क्या कहता है, इन 1892, 1892 में, आउट ऑफ 24 मेंबर्स, 24 मेंबर थे लॉ मेकिंग बॉडी में, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में 24 मेंबर्स थे। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर हमारे इंडियंस थे। ठीक है। 24 मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनमें से बस 5 जो मेंबर थे वो इंडियंस थे। बाकी जो 19 मेंबर थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे। ठीक है। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि इनके पास अभी मेजोरिटी है कि ब्रिटिश मेंबर ज्यादा है। ठीक है। बस 5 इंडियन मेंबर्स थे। ठीक है। चलिए, सेकंड प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहते हैं कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो कानून बनाने वाली यहाँ पे बॉडी थी, लॉ मेकिंग यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, उसका काम जो है, फंक्शन इन्होंने क्या किया हुआ था? इंक्रीज कर दिया, काम को इन्होंने बढ़ा दिया। एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। उन्होंने कहा ठीक है, बजट के बारे में आप डिस्कशन करिए। जो भी हम बजट पास कर रहे हैं, इंडिया में हम रूल कर रहे हैं, उसके लिए हम बजट पास कर रहे हैं, कंपनी के पास ये है, इतने सैनिक हैं, इनको इतना पेमेंट दिया जाएगा, उससे संबंधित हमारा जो भी बजट। तो इन्होंने कहा कि इस बजट के लिए, ठीक है, हम आपको पावर देते हैं, आप क्या करिए? डिस्कस करिए। जैसे अभी बजट पास होता है ना पार्लियामेंट में, तो डिस्कशन चलता है, 1 फरवरी को बजट लाया जाएगा, फिर 27 और 28 पर भी तो डिस्कशन चलता है। ठीक है ना। फिर जाके 1 अप्रैल से वो लागू हो जाता है। तो इन्होंने कहा ठीक है यार, आपको बजट में अगर डिस्कशन करना तो आप डिस्कशन करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, और जो एग्जीक्यूटिव है, जो लोग नियम कानून को लागू करते हैं, ठीक है ना, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। ठीक है। लेकिन आप उनसे एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कुछ जवाब दिया, अब आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। ठीक है ना।
मतलब आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ये था यहाँ प्रावधान। ठीक है। थर्ड क्या था? इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर। कहता कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। नॉन ऑफिशियल मतलब जो कंपनी के परमानेंट मेंबर कह सकते हो नहीं होंगे, जो कार्यभार में कंपनी डेली क्या काम कर रही है उस पे वो मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, तो हम उनको नॉमिनेट करेंगे, मतलब हम उनका नाम भेजेंगे और आप उनको क्या करिए उस काउंसिल में सम्मिलित करिए। वैसे अभी हमारे राष्ट्रपति करते हैं ना कि 12 लोगों का नाम भेजते हैं, राज्यसभा में उनकी नियुक्ति की जाती है। वैसे कुछ यहाँ भी प्रावधान है कि हम नॉमिनेट करेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर को। पर अब नॉमिनेट कर कौन सकता है या फिर किस किस प्रोविंस से ये लोग आ सकते हैं? पहला देखो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें से भी मेंबर आ सकते हैं बाय द वायस रॉय। जो आपका वॉयस रॉय है उसके माध्यम से आ सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन। अब रिकमेंड कौन करेगा? देखो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर की नियुक्ति की जाएगी और नियुक्ति कौन करेगा? वॉयस रॉय करेगा। पर वॉयस रॉय को रिकमेंड कौन करेगा? ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने कहा राज्यसभा में नियुक्ति होगी, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पे नियुक्ति कौन कर रहा है? वॉयस रॉय। पर उनको रिकमेंड कौन करेगा? ठीक है ना, राष्ट्रपति को रिकमेंड कौन करेगा? उसी तरीके से वॉयस रॉय को कौन रिकमेंड करेगा? तो यहाँ पे देखो है रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द बंगाल एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बंगाल का जो काउंसिल था लेजिस्लेटिव काउंसिल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, उनके द्वारा नियुक्ति मतलब कि उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाएगी और फिर जो गवर्नर है वो क्या करेगा? वॉयस रॉय जो है वो उनको नियुक्त कर देगा। पहला प्रावधान। ठीक है, कि जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी नियुक्ति वॉयस रॉय द्वारा की जाएगी। पर वॉयस रॉय को जो रिकमेंडेशन है तो बंगाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल और चैम्बर ऑफ जो कॉमर्स है, ठीक है ना, व्यापारिक जो संगठन बना हुआ था उनके द्वारा नाम भेजे जाएंगे। ठीक है। सेकंड प्रावधान क्या है? दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कह सकते हो राज्य सरकारें, ठीक है, अभी के हिसाब से देखें तो राज्य सरकार की बात कर सकते हैं, वो रिकमेंड करेंगे और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाए? गवर्नर के द्वारा। यानी कि देखो, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सपोज करो राज्य सरकार, वहां पर जो नियुक्ति की जाएगी वो गवर्नर के द्वारा की जाएगी। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, इनके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। पर उन्हें कौन रिकमेंड करेगा? मतलब कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सपोज करिए कि राज्य सरकार में जो राज्य सरकार है जैसे मध्य प्रदेश की सरकार, तो यहाँ पे कुछ लोग की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन कौन देगा? नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करता है, यहाँ भी गवर्नर ही लिखा हुआ है। पर वो रिकमेंडेशन कौन देगा? नाम कौन भेजे गवर्नर के पास? वो था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड है। म्यूनसिपैलिटीज उस टाइम पे भी हुआ करती थी, 1892 की बात कर रहा हूँ, वो रिकमेंड करेंगे। यूनिवर्सिटीज, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशन भेजी जाएंगी। ट्रेड एसोसिएशन, व्यापारिक संगठन जो होते हैं। जमींदार जो है वो भी नाम भेज सकते हैं कि हाँ भाई हमारे राज्य से, हमारे स्टेट से आप इनकी नियुक्ति करिए वहां पे। ठीक है। एंड चैम्बर और जो बाकी अदर चैम्बर होते हैं वो नाम भेजेंगे और उनकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा। कहाँ पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे दो प्रावधान एक बार फिर बता देता हूँ। एक होती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे कह सकते हो, वहां पे नियुक्ति वॉयस रॉय करेगा। पर उनको रिकमेंडेशन कौन देगा? बंगाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिकमेंडेशन देगा। और दूसरी जो नियुक्ति है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में की जाएगी, यानी राज्य में जो कानून बनाने का अधिकार है वो एक काउंसिल थी वहां पे, उनमें नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? गवर्नर के द्वारा की जाएगी। पर नाम कौन भेजेगा? यूनिवर्सिटीज, म्यूनसिपालिटीज, जमींदार, ट्रेड एसोसिएशन और चैम्बर, ये सब क्या करेंगे? नाम भेजेंगे। ठीक है। इसमें तीन प्रावधान थे इंपॉर्टेंट। आखिरी क्या है? हालांकि प्रावधान नहीं है, एक्सप्लेनेशन वो बता देता हूँ। हमने बजट डिस्कस किया ना, अभी अभी मैंने आपको बताया कि बजट पे ये लोग क्या कर सकते थे? डिस्कशन कर सकते थे। आगे देखते बजट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। कहते हैं जो एक्ट था उसने लिमिटेड प्रावधान किए हुए थे, यानी सीमित प्रावधान किए थे। एंड इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट मतलब कह सकते हो अप्रत्यक्ष रूप से प्रावधान किए। ठीक है। फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फाइलिंग ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल।
कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, उनकी नियुक्ति हम लोग करेंगे। यानी कुछ सीट्स हैं जहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर को हम बैठाएंगे। पर वो सीट्स क्या होंगी ना, लिमिटेड होंगी और इनडायरेक्ट प्रोविजन होगा, यानी डायरेक्ट इलेक्शन उनके लिए नहीं होगा। नॉमिनेशन हो, कुछ लोग रिकमेंड कर देंगे, हम लोग उनको अपॉइंट कर लेंगे, ऐसा है। ठीक है। द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउ एवर नॉट यूज इन द एक्ट। जो वर्ड है ना, सब इलेक्शन चुनाव है, उसको यहाँ पे यूज नहीं किया गया। एक्ट ऑफ 1892 में इलेक्शन शब्द का यूज नहीं किया गया था। वैसे अभी है हमारा आर्टिकल 112 है, उसमें बजट शब्द नहीं लिखा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट शब्द लिखा हुआ है। बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ाऊंगा तो चीजें आएंगी। ठीक है। तो कहा गया कि इलेक्शन जो वर्ड था वो इस एक्ट में मेंशन नहीं था। द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। कहा गया कि वहां पे नॉमिनेशन होगा, कुछ लोग का हम नाम नॉमिनेट करेंगे, यानी हम कुछ लोग का नाम सजेस्ट करेंगे जो अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे म्यूनसिपालिटीज हैं, कुछ जमींदार हैं, चैम्बर है, कॉमर्स है ना। इन बॉडीज के द्वारा कुछ नाम क्या किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, रिकमेंड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन वर्ड मेंशन नहीं था। ठीक है। तो यहीं पे हमारा एक्ट ऑफ 1892 खत्म होता है। उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगली जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म कह सकते हो। ठीक है, उसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1906 में, 1909 में एक्ट लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। फिर चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, फिर आप नेट दे रहे हो, स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हो, सभी जगह पूछता है। ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।